नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं श्री राजेश गोगनाथ जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू वेरी मच। और आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से बहुमूल्य समय निकाला। मित्रों, इन दिनों चुनावी चर्चाएं खूब चल रही हैं। और दिल्ली के चुनाव, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र के चुनाव हुए। और हरियाणा के चुनाव भी हुए, झारखंड के चुनाव भी हुए, इस साल भी बिहार के चुनाव भी होंगे अंत में। जब तक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप कह सकते हैं कि भारत जो है वो ऋतुओं का देश भी है और भारत चुनावों चुनावों का का देश देश है, हाँ, भी चुनावों है। का देश है। तो हमेशा कुछ ना कुछ चुनाव होते रहते हैं। और इन चुनावों को जो कंडक्ट करने का जो काम है, वो एक कानून है जिसे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बोलते हैं। यानी कि लोक प्रतिनिधित्व कानून। ये 1951 का कानून है, लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके अंदर ये एक पूरा खांचा हमें देता है, ये एक पूरा फ्रेमवर्क देता है कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है, कैसे इलेक्शन होंगे। जो हमारी दोनों संसद के सदन है, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाएं, इनके चुनाव कैसे होंगे, इनकी चुनाव प्रक्रियाएं कैसी होंगी, का जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन से लड़ सकते हैं, कौन से नहीं लड़ सकते, वोटर्स कौन से एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, नहीं है कौन से एलिजिबल। ये सारी बातें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 में आती हैं। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। और इसमें कई सारे कानूनों में समय समय पर परिवर्तन भी हुए हैं ताकि राजनीति को थोड़ा सा स्वच्छ किया जा सके, थोड़ा सुचारू रूप से चुनावों को चलाया चलाया जा सके। तो राजेश जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। और प्रधानमंत्री कार्यालय सहित सभी जो भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालय हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय में। और इसके अलावा डेटा प्रिवेसी, डेटा सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और जो जन हित के जो मुद्दे हैं उनसे जुड़े हुए जो कानून हैं उन पर खासकर जो है उनका बहुत बड़ा काम है। और हमारे साथ पिछले कार्यक्रम में भी बने रहे हैं। इसके अलावा मानवाधिकारों के क्षेत्र में भी उनका एक बहुत बड़ा काम है, उस पर भी हम लोग एक अलग से कार्यक्रम एक बार करेंगे उनके साथ। तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, मैं पहला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस चीज को कि हर एक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन 1950-51 में जब ये कानून बना, तो क्या इसकी खासियत है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है? और मैं इस सब नजरिए से भी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो है वो वोट डालने नहीं जाते हैं। तो उनके वोट की महत्ता क्या है असल में, इससे ये भी पता चलेगा। और उस समय सबको एक ही साथ, 47 में भारत आजाद हुआ, सबको एक ही साथ जो है वो वोटिंग का अधिकार दे देना। और खासकर मैं इसमें चाहता हूँ महिलाओं को जो वोटिंग का अधिकार मिला, उस पे आप जो है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है, तो उस पे आप थोड़ी सी उसके जो ऐतिहासिक संदर्भ है, जो उसके थोड़े कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दें, फिर हम आगे कानूनी पहलू पर चर्चा करेंगे। अपने पहले सवाल के अंदर ना पूरा भारतवर्ष का जो भी इतिहास है वो 2000 साल का है या 50,000 साल का है, वो सारा का सारा बीच में पूछ लिया, एक सवाल में पूछ लिया। क्योंकि जैसे जो आम लोग हैं, जिसको मतलब जन बोलते हैं, जनतंत्र बोलते हैं, तो आम लोग हैं, उसको कभी भी अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भारतीय संदर्भ में क्या दुनिया भर में नहीं रहा। क्योंकि जब से हम देखते हैं तो हम अपनी अपने धार्मिक किताबें भी उठाते हैं, तो हम बोलते हैं जी राजा रामचंद्र जी थे, या कृष्ण चंद्र जी थे, या वो राजा थे, या वो राजा थे। उनके फिर वंश आ जाते हैं, इक्ष्वाकु वंश से था उनके ये, उसके वंशों में ये 97 नंबर पे वो आते हैं। बुद्ध भी एक राजवंश से आते हैं, जैन भी एक राजवंश से आते हैं। तो सत्ता जो थी वो राजवंश से जुड़ा हुआ था। हिंदुस्तान क्या, दुनिया भर के अंदर वो राजवंश से जुड़ा हुआ था। तो जो लोग उस राजवंश में पैदा होंगे, प्रिविलेज जिसको बोलेंगे, और उनकी भी पुराना आएगा कि भाई क्षत्रिय ही होंगे या ऐसे ही होंगे, उन्हीं का राज तिलक होगा। तो वो चलता रहा सदियों सदियों तक। हमें अभ्यस्तता है हिंदुस्तानियों को कि हम अपने राजा को, राजा हमारे को मिलेगा, जन्म होगा तो हमारा राजा होगा, और हम मरने लगेंगे तो उस राजे का बेटा हो जाएगा। तो हमारा यही काम है कि राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधि है, हम उसके प्रजा हैं। प्रजा मतलब सब्जेक्ट हैं, वो हमारा मालिक है, हम उसके नौकर हैं, स्लेव्स हैं। तो इस तरह का एक था जिसमें कि कोई मतलब नहीं था कि एक आम आदमी उस राजा को चैलेंज करने की सोच भी ले।
जो भी राजा अत्याचार करेगा या बुरा अच्छा करेगा या भला करेगा, हमें उसे स्वीकार, आम आदमी को उसको स्वीकार करना होता था। लैंड की भी होल्डिंग्स आम आदमी के पास होने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो राजाओं के पास ही रहती थी। तो इतने सालों का जो एक ये उपक्रम था या एक व्यवस्था थी, उसके बाद हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए और इस देश में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी जिसमें बहुत ही समझदार लोग थे। वो ऐसे लोग थे जो आम जन के बारे में संपर्कित चिंतित थे। और जब बहस चल रही थी तो लोग बोल रहे थे सबको वोट का अधिकार ना दो। ऐसा कैसे हो सकता है कि पढ़े लिखे और अनपढ़, उनको एक एक साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? ऊंचे अमीर लोग और गरीब लोग कैसे खड़े हो सकते हैं? और यहाँ पे तो ऐसे ही पिछड़ी जाते हैं, दलित हो गए, वनवासी हो गए। तो सब लोग कहते थे कि नहीं मिलना चाहिए, पर कुछ लोग थे जो चाहते थे कि सबको मिलना चाहिए। सोचो ही मत कि क्या वो इसके लिए कैपेबल है कि नहीं, दे दो। तो इस तरह करके पहला कानून बना, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसमें यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मतलब सब लोगों को वोट देने का अधिकार मिलेगा। ये एक ऐसी घटना थी या ऐसा चमत्कार था जो हिंदुस्तान की इतिहास में कभी, मुझे नहीं मालूम कि हुआ था, जिसमें कि आम जनता अपने शासक का, हम राजा खत्म हो गया तो शासक हो गया, तो आम जन अपने शासक का चुनाव करता था और आम जन शासक बन सकता था। तो इसमें आम जन के शासक बनने की संभावनाएं भी पैदा हुई, जो पहले कभी भी नहीं थी। कभी हो ही नहीं सकता था कि कोई ऐसा दलित बन जाएगा या नीची जाति का बन जाएगा या फॉर दैट मैटर वैश्य भी बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। तो वो एक, जैसे माना गया था कि जो ठाकुर या राजपूत होते हैं वही लोग राजा बनेंगे, तो उन्हीं की वंशावली चलती थी। तो बिल्कुल एक चमत्कार हो गया। चमत्कार के अंदर आम आदमी जो किसी जंगलों में रहता था, आम आदमी जो एक स्लम में रहता था, आम आदमी जिसके पास खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए नहीं था, वो उसको राजा चुनने का और राजा बनने की संभावना का अधिकार प्राप्त हो गया। तो एक बहुत बड़ा चमत्कार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुछ लोग विरोध कर रहे थे, पर ये जब एक्ट आया तो सबने स्वागत किया और एक ही झटके में दुनिया में पहली बार हुआ कि सब लोगों को इतना बढ़िया, इतना बड़ा अधिकार मिल गया। एक मैं इसको चमत्कार ही मानता हूँ। आपने महिलाओं के बारे में भी कहा। महिलाओं को, जैसे कि हम यूरोपियन कंट्रीज की बात भी करते हैं, तो वहां तो डेमोक्रेसी बहुत पहले से थी, लेकिन फिर भी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिलना जो था वो इतना आसान नहीं था। वैसे संवैधानिक तौर के ऊपर न्यूजीलैंड पहला देश था जहां पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। 1893, ऑस्ट्रेलिया 1902, फिनलैंड 1906, नॉर्वे 1913, डेनमार्क और आयरलैंड में 1915, रशिया 1917, यूनाइटेड किंगडम 1918 या 1928, जर्मनी 1918, यूनाइटेड स्टेट्स 1920। यूनाइटेड स्टेट्स आप देखिए, मतलब सब कुछ हो गया, ब्लैक को राइट मिल गए, महिलाओं को 1920। 20वीं शताब्दी के अंदर फ्रांस के अंदर, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्री है, फैशन में हर चीज में आगे है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला 1945। इटली में 1945, भारतवर्ष में 1950, चाइना 1949, पाकिस्तान 1956, जापान 1945, स्विट्जरलैंड इससे आगे कुछ है ही नहीं दुनिया में, 1971, पोर्चुगल 1976, साउथ अफ्रीका 1994, कुवैत और सऊदी अरेबिया को अभी 2015 में मिला। तो महिलाओं को ये अधिकार जो कभी भी नहीं था, मतलब तो भारत में जैसे ही पुरुषों को मिला तो महिलाओं को एक साथ ही मिल गया। तो चमत्कार केवल ऐसा नहीं हुआ कि पुरुषों के लिए हुआ, पूरे भारतीय समाज या पूरा जनमानस, भारतीय जनमानस बोलते हैं, तो उन सबको वोट का अधिकार एकदम मिल गया। एकदम फ्रॉम वो जो प्रजा से वो जन हो गए, अपने शासक बनने लायक हो गए, शासक को बनाने लायक हो गए। तो ये भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शानदार अध्याय 1951 में बना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के साथ। थैंक यू। राजेश जी, हम अगर बात करें कि चुनाव लड़ने के लिए जो है वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, मैं विधानसभाओं और जो संसद के चुनाव है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर कवर होते हैं। ये मैं दर्शकों को बता दूं, जी हम अभी हाँ। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव है वो इस एक्ट में नहीं कवर होते हैं, वो सिर्फ विधानसभाओं के। और यहाँ जिसको आप विधान परिषद भी है कई जगह पर, जिसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, कि विधानसभा और विधान परिषद। तो कुछ राज्यों में दोनों के दोनों हैं, कुछ राज्यों में सिर्फ विधानसभा है। विधान परिषद जो है वो
एक कह सकते हैं अपर हाउस है, जिसको आप काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटर्स कहते हैं, या लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, और असेंबली कहते हैं आप जो विधानसभा है, जिसमें कि डायरेक्टली चुनकर लोग आते हैं विधानसभा चुनावों में। जी। और जिस पार्टी का बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है राज्य के अंदर। तो कौन से लोग ऐसे हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशंस के बजाय रादर मुझे लगता है ये चर्चा करना ज्यादा ठीक रहेगा, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि चुनाव नहीं लड़ सकते, और थोड़ा सा अगर आप ये भी रोशनी डाल सके कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इन चुनावों के अंदर वोट देने के पात्र नहीं है, यानी जो वोटर नहीं बन सकते, जो है वोटर रहने, वोटर के कॉन्टेक्स्ट में क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट के कॉन्टेक्स्ट में क्या डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए, चूंकि एक अधिकार है जो कि जो भारत के शासक चुनने का अधिकार या प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, तो ये जो है ये महत्वपूर्ण अधिकार है। और राइट टू वोट, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये आर्टिकल 326 के साथ हमको मिलता है, जिसमें इलेक्शन जो है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में है। तो आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है कि हर भारतीय नागरिक जो 18 बरस से आगे है, ये 1988 में ये अमेंडमेंट हुई, उससे पहले वो 21 बरस था, उसको राइट टू वोट है। और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कि मतलब इसमें लिखा गया साफ तौर पर कि कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, और उसका नाम इलेक्टोरल रोल में है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो वो वोट कर सकता है। और एक उसमें दिया गया है कि अगर किसी कानून के अंदर वो डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर हो गया, आमतौर पे कोई क्रिमिनल कन्विक्शन या मेंटल इनकैपेसिटी ऐसा कुछ होता है, तो वो उसको है, अदरवाइज ये राइट छीना नहीं जा सकता। आपका राइट वोट, वोट आप मिले नहीं तो वोट आपका कट गया, जिस कट का आपके वोट का कटना जो है, वो आपका वोट करने की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। आप वोट देने का अधिकार तो रहेगा, जब तक कोर्ट कोई ऐसी ना चीज कह दे कि इसको वोट देने का, जो कि अभी मेरे अपने अपनी जानकारी में ऐसा हुआ नहीं जब कोर्ट ने कहा हो ये आदमी वोट नहीं कर पाएगा। चुनाव लड़ने के बारे में तो ये ऐसी बाधाएं आती हैं। अब जैसे कि हमारे दो तरह की आपने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा है, तो अ, हाँ, लेकिन जो नागरिक थोड़ा मेंटली वो नहीं है, कोर्ट ने बोला कि अनसाउंड माइंड है, वो तो नहीं कर पाएंगे, नॉन सिटीजन नहीं कर पाएंगे। अब हम आते हैं चुनाव लड़ने के ऊपर। तो चुनाव लड़ने का जो मामला है, उसमें 25 वर्ष की आयु है, उससे कम आयु का व्यक्ति अपना एमएलए का या लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। और इस चुनाव पर लड़ने के लिए उसके साथ जरूरी है, पहला तो भारत का नागरिक हो और उसको वोटिंग राइट होना चाहिए। लोकसभा के इलेक्शन में कोई भी व्यक्ति कहीं का भी उसका वोट हो, वो भारतवर्ष में कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन स्टेट असेंबली में जहां से वो चुनाव लड़ना चाह रहा है, उसको उस कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर होना जरूरी है। इसलिए आमतौर बड़े बड़े लोग जो है वो अपना वोट चेंज कराते हैं। लोकसभा में कोई बात नहीं, मोदी जी का अगर वोट गुजरात में भी है तो भी वो बनारस से लड़ सकते हैं, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। तो लोकसभा इसमें ही आएगा। अब इसके अंदर ये है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है, तो उसके अंदर आपकी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, आप अनसाउंड माइंड, आप मानसिक तौर पे आप सुरक्षित होने चाहिए, आपकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। कई बार होता है कि रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट के अंदर आपने करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहे, तो आपकी डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया, तो फिर आपका लड़ने का चुनाव का अधिकार कुछ वर्षों तक या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इस तरह की दो तीन चीजें ही हैं जिसमें जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के मामले में किया था, जी और जिसके उन्होंने बाद उनके उन्होंने चुनाव, इमरजेंसी हाँ लगा दी उनका थी, चुनाव सेट असाइड किया गया था। और साथ में उन पर पर चुनाव लड़ने पर भी शायद प्रतिबंध, जो है, जहां तक नहीं मेरी वो जानकारी है। इसमें ऐसा ही है ना, क्योंकि अगर कन्विक्शन हो गई आपको, तो अगर कन्विक्शन हो गई तो आपका चुनाव लड़ने का अधिकार बाधित हो जाता है। किसी को भी कन्विक्शन होगी 2 इयर्स और मोर, तो अगर कन्विक्शन होगी तो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो जैसे अभी हमने देखा था कि अक्सर हो जाता है कि नेता लोगों को वो होता है कि वो जल्दी जल्दी उनके फैसले किए जाए, क्योंकि नेता लोग जो हैं वो अपराधों में लिप्त रहते हैं, और कन्विक्शन के बाद भी वे चलते रहते थे। मतलब कन्विक्शन होगी तो अपील फाइल कर दी, तो बोले बोला कन्विक्शन होगी तो वोट ऑफ राइट खत्म हो जाएगा, अनलेस द कन्विक्शन ऑर्डर वो ऊपर वाली कोर्ट स्टे करे। वोट दो टू चीज, वोट टू राइट टू कंटेस्ट खत्म हो जाएगा। कंटेस्ट इलेक्शन, अगर अगर कोर्ट ने जजमेंट स्टे कर दी,
तो फिर तो वोट लड़ सकता है। अगर जजमेंट स्टे नहीं हुई तो फिर वोट दे चुनाव लड़ने का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो ये मोटी मोटी सी बातें हैं। जैसे हम देख चुके लालू यादव कन्विक्ट हो चुके हैं, तो उनका चुनाव हाँ, लड़ने का अधिकार जो है वो लड़ने खत्म का हो वो चुका है। चुनाव नहीं लड़ और पाएंगे। अभी अभी जैसे हमारे देवीलाल जी के साथ या देवीलाल जी के बेटे के साथ हाँ, भी जो चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला जी, जिनका कुछ समय पहले ही देहांत हुआ। ऐसे, हाँ, मतलब तो ऐसे जो है अक्सर अभी, ये अच्छी बात है कि अभी भारतीय संदर्भों में ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो नेता बड़े बड़े लोग थे, चीफ मिनिस्टर या इस पोस्ट के ऊपर मिनिस्टर थे, तो वो भी अब जेलों में जा रहे हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए, क्योंकि लोग समझते थे कि ये बड़े लोग हैं, ये कुछ भी करेंगे तो इनका कुछ नहीं होगा। ये भी प्रजातंत्र को चुनौती थी। अच्छी बात है कि प्रजातंत्र की ये चुनौती भी खत्म हो रही है। अब कोई भी हो, चाहे अमीर हो, बहुत अमीर आदमी भी हो, बहुत पावरफुल भी हो, अगर वो गलत करेगा तो उसको अपराधी, उसको कोर्ट अपराधी कर सकती है। और ये एक अच्छी प्रथा। और उसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब ये खामियाजा नहीं है दैट भुगतना यू कैन पड़ेगा, डू हाँ। इट एंड यू कैन गेट अवे विद इट, जैसे पहले तो होता था कि अच्छा चलो फिर क्या होगा, चुनाव लड़ लेंगे फिर क्या चुनाव पड़ रहा है, जीत हाँ हाँ, जाएंगे। क्या फर्क तो पड़ रहा है। अब आप ये है कि अब आप जीवन भर जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाओगे बेसिकली। और अभी हमने देखा था ना, राहुल गांधी जी के ऊपर एक मुकदमा हुआ था डिफेमेशन का, तो उनकी सदस्यता भी खत्म हो गई थी। तो नॉट ओनली डिस्क्वालिफिकेशन, आपकी सदस्यता भी खत्म हो सकती है। जी हालांकि जी। मैं सोचता हूँ कि अगर 10 लाख लोगों ने किसी को चुना और उसने किसी को गाली दे दी, तो उसकी सदस्यता खत्म हो या ना हो, एक अलग चर्चा का विषय रहेगा। आखिर वो एक मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल चर्चा। राजेश हाँ। जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, वो एक लोकसभा के पूरे जो है वो चुनाव को कंडक्ट करवाता है। और जो उसी का एक्सटेंशन है, स्टेट में जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसेज होते हैं, जिनको कि राज्य निर्वाचन आयोग कहते हैं, वो आगे जो है वो राज्य की विधानसभाओं के चुनाव हमने देखा है कि वो करवाते हैं। हम्म। तो ओवरऑल ये जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है ना, इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त भी जिसको कहते हैं, और कुछ जो है वो बाकी के निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो ये जरा थोड़ा सा समझाएं कि अभी कुछ चेंज भी होता है, कौन कैसे ये अपॉइंट होते हैं जो है, ये क्योंकि जो ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ये आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि कैसे इनका चुनाव होगा। अभी हम इसको दो चीजों में ले लेते हैं, क्योंकि अभी आपने बात की, एक है 2023 से पहले का समय, और एक 2023 के बाद का समय, और एक अभी का समय। तो अगर हम 2023 के पहले की बात करें, तो उस वक्त जो भारत के राष्ट्रपति जी थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो अपॉइंट करते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब भारतीय जो सरकार है, वो प्रेसिडेंट को बोलता था कि इनको आप चुन दो, जिसमें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठ के बात करते थे। और इसका मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव थी, मतलब प्रधानमंत्री और ये, इनके पास पूरी पावर थी। और उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसमें ये ठीक नहीं है, इसके अंदर कुछ, इसका जो है कोलिजियम थोड़ा बढ़ना चाहिए। तो उसमें 23 के बाद, मार्च 23 के बाद, प्रधानमंत्री जी उसमें शामिल हुए, लीडर ऑफ अपोजिशन शामिल हुए, द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हुए। इनके आने के बाद जो हमारी लोकसभा की शक्तियां थोड़ी कम हो गई। हालांकि लीडर ऑफ अपोजिशन आए तो वाइड हुई, लेकिन एक राष्ट्रपति जी भी हो गए, मतलब एक चीफ जस्टिस भी हो गए। तो कोई भी चयन जो है, अब चीफ जस्टिस की भी मर्जी चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन की चाहिए, चीफ जस्टिस की भी चाहिए। एक तरह से ये कह सकते हैं कि तीन अलग अलग पक्षों के लोग थे, उनकी सबकी सहमति होगी तो सबको विश्वास रहेगा कि ये व्यक्ति ठीक काम करेगा। तो ऐसा चलता रहा काफी टाइम तक। और उसके बाद एक कानून आया दिसंबर 2023 में, जो दिसंबर जो कानून बनाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जहां उन्होंने चीफ जस्टिस को डाला था, उसको हटा दिया गया। अब इस नए कानून के अंतर्गत जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, वो एक सिलेक्शन कमेटी द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं जो इसके चेयरपर्सन होते हैं, माननीय गृह मंत्री जी होते हैं जिसके सदस्य होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा भी होते हैं। अब चीफ जस्टिस इसका हिस्सा नहीं है। तो किसी को लग सकता है कि चीफ जस्टिस इसका हिस्सा क्यों नहीं है। चीफ जस्टिस इसका हिस्सा क्यों नहीं है? क्योंकि चीफ जस्टिस को भारत की जनता ने नहीं चुना है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको भारत की जनता ने नहीं चुना है, ऐसा व्यक्ति जो भारत की जनमानस की भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो इलेक्शन जैसे महत्वपूर्ण काम के अंदर क्यों आना चाहिए?
क्योंकि चीफ जस्टिस या जजेस को भारत की जनता नहीं चुनती। वो बहुत महान एजेंसी है, सब कुछ है, लेकिन क्या ऐसे कामों में इनका आना ठीक है? तो ये एक नया परिवर्तन हुआ लीडर ऑफ अपोजिशन होने से, और ये एक ऐसी चीज बन गई कि सबकी सहमति होनी चाहिए। और आपने बहुत अच्छा तर्क दिया राजेश जी इसका, और मेरे ख्याल से हालांकि इसको लेकर अभी कोर्ट में कुछ एक याचिका पेटिशन का। भी कुछ यस। लोगों ने दायर की है जिसकी हाँ। सुनवाई चल रही है कि हाँ। ये जो चीफ जस्टिस को, उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हाँ। भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, उनको अब इस कॉलेजियम में शामिल नहीं किया गया है, जो कि के चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति करेंगे या जो उनको नॉमिनेट करेंगे, नामांकित करेंगे, तो उसको लेकर एक, तो क्या ये बात सही है कि एक याचिका है जिसकी सुनवाई चल रही है? हाँ, मुझे याचिका डिटेल्स इसके नहीं बारे जाननी में है। चल रही है कि भाई इसमें होना चाहिए। और वो याचिका तो वो जैसा भी होगा, लेकिन देखिए, हर एक जो तर्क होता है उसमें कोई ना कोई तो बात होती है। चीफ जस्टिस के आने से एक न्यूट्रल आदमी आता है, लेकिन लीडर के अपोजिशन आने से भी एक न्यूट्रल आदमी आता है। और मेरा तो वही बात है कि भारत जिसका अधिक, अब ऐसे तो कल कोई बोलेगा कि प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट में भी चीफ जस्टिस होना चाहिए, तो ये बिल्कुल ही बहुत ही वियर्ड, एक बेकार सी बात है कि हर जगह पे चीफ जस्टिस या कोई होना चाहिए। हाँ, और एक ये ट्रेडिशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में डिबेट भी है राजेश जी, जो खासकर जो लॉ के क्षेत्र के लोग जानते हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के अंदर ही ये टेंडेंसी है कि हाँ। ये दूसरे के अधिकार क्षेत्र में से कुछ अधिकार अपनी ओर जो है वो खींचने की देखिए कोशिश कुछ। करते हैं। ये एक कंटिन्यूअस एक जो है वो बैलेंसिंग एक्ट जो है वो होता रहता है, रिकैलिब्रेट होती है चीजें, कभी पलड़ा इस तरफ झुकता है, कभी पलड़ा उस तरफ झुकता है। ये और दुनिया भर की, अगर जो लोग राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, कानून के विद्यार्थी हैं, इवन समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो वो ये सब बात जानते हैं कि ये एक स्पेसिफिक जो है एक बड़ा विषय है जो सतत चलता आ रहा है। और ये जो आपने कहा, तो मुझे लगता है कि हमें एक इसको एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तौर पर जो है वो इसको जो है वो देखना और चाहिए। इसके बारे में एक सहमति है कि तीनों जो ये पक्ष हैं, मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ये सब है, ये सब मानते हैं कि इनको अपने अपने दायरे में रहना है, और जब तक बहुत ही कुछ अति ना हो जाए तब तक अपने दायरे को से बाहर नहीं निकलना। तो ये भी सब मानते हैं। तो जैसे कि है कि अगर उन्होंने कानून बनाया कि चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, तो चीफ जस्टिस थोड़ी ना डिसाइड कर रहा है कि नहीं मैं रहूंगा। तो कोई भी भारतीय नागरिक तो कुछ भी कह सकता है। अच्छा, एक चीज और मैं राजेश जी आपसे जानना चाहता हूँ कि अ, ये आजकल जो है फ्रीबीज, जिसको आप कोई लोग रेवड़ी कहते हैं, कि राजनीतिक पार्टियां या सरकारें जब चुनाव के अंदर जाती हैं, तो वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, निशुल्क जो है वो अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए ऑफर कर रही हैं। हमने अभी दिल्ली के चुनाव में देखा, उससे पहले हमने सभी कमोबेश चुनावों में हम देख रहे हैं। तो क्या ये इसको लेकर जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस एस एन ढींगरा, जो दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद से रिटायर हुए थे, उन्होंने इसके ऊपर एक जो है याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की अभी हाल ही में। हालांकि जो मैं पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि इसको हम इमरजेंसी के बेस पे नहीं सुनेंगे, कोई ऐसा अर्जेंट नहीं, क्योंकि आपने जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ है या चुनाव होने जा रहे हैं उससे 2 3 4 दिन पहले ही हुई है। लेकिन ये बहुत से लोगों के मन में बात है कि क्या ये कोर्ट ही फ्रीबीज वाले को, क्या कोर्ट जो है ये जो फ्रीबीज वाला जो मसला है इसको रोक सकता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर क्या कोई ऐसा प्रावधान है जिसको लेकर जो है कि ये एक तरीके से जिसको देखा जाए कि ये तो सीधा रिश्वत ऑफर हो रही है, कुछ लोगों का ये कहना है। ये कौन डिसाइड कर सकता है, पहली बात? और क्या ये इस फ्रेमवर्क में डिसाइड हो सकता है? दूसरी बात। तीसरी, ये तो दो कानूनी बातें हुई, लेकिन तीसरी जो व्यक्तिगत जो चीज है, जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि क्या इस इशू को टेकअप भी किया जाना चाहिए, या जैसे हमने भी पिछले प्रश्न में चर्चा की कि इसको राजनीतिक जो पार्टियां जो है उन्हीं के जिम्मे छोड़ देना चाहिए? जी। कि बहुत ही मतलब मुश्किल सवाल है। मतलब मुश्किल इसलिए कि ये जो है फ्री में देना और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ये दोनों चीजें, मान मान के चलिए, भारत एक गरीब देश है, बहुत गरीब देश है, बहुत ही ज्यादा गरीब देश है। इस हद तक गरीब है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर मुफ्त राशन, जो कि राइट टू फूड का एक स्टेट ऑब्लिगेशन है, आपको हम सबको मालूम है कि भोजन का अधिकार है। अभी कुछ ही बरस पहले ये कानून बना था, क्योंकि भारत में लोग भूख से मरते थे, तो कानून बनाया गया कि
भोजन का अधिकार है, भोजन सरकार को देना ही पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? जो गरीब लोग हैं उनको भोजन देना ही पड़ेगा। तो एक अधिकार बना भारत में कि भोजन का अधिकार। उसके बाद सरकार तय करती है कि कितने लोग गरीब हैं। तो बड़ी दुख की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना देते हैं, फ्री, जैसे आपने बोला। तो लोग बोलेंगे ये फ्री भी है, आपने तो मुफ्त खाना दे दिया, मुफ्त दे दिया। पर देखिए ये गरीब देश है, यहाँ पे 80% लोग अगर खाना नहीं खाएंगे तो वो भूखे मर सकते हैं, वो भूख से मर सकते हैं। तो क्या ऐसा देश जो कि तानाशाही नहीं है, जो रशिया का जार नहीं है, जो या लंदन की वो रानी नहीं है जो कहती है कि अगर इनके पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है तो वो केक क्यों नहीं खाते, या रशिया का जार नहीं है जो कहता है कि ये भूखे क्यों मर रहे हैं, हमारे को क्या लेना देना है। तो भारतीय एक प्रजातंत्र है, एक समाज, एक हमारा सोशल जस्टिस का हमारा कमिटमेंट है, समानता की बात करते हैं। तो हमारी समानता जो है इकोनॉमिक समानता भी है, सामाजिक न्याय भी हमारा। तो जहाँ पे 80 करोड़ लोग अगर खाना ना मिले तो भूखे मर सकते हैं, उस वक्त अगर भारत सरकार उनको खाना देती है, कहा जाए कि फ्री खाना देती है, मुफ्त में देती है, तो ये मुफ्त नहीं खाना दे रही, ये स्टेट की ऑब्लिगेशन है कि उनको खाना दे। तो इसको समझने की बात है कि क्या ये फ्री खाना है या स्टेट ऑब्लिगेशन है। मेरा मानना है कि जहां तक भोजन की बात है वो स्टेट ऑब्लिगेशन है, और ये स्टेट को करना ही चाहिए। अगर भारतीय प्रजातंत्र इतना भी नहीं करता तो फिर भारतीय प्रजातंत्र प्रजातंत्र कहलाने के लायक नहीं। हमें खुशी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत की सभी आर्थिक विषमताओं के कारण से, संकटों के कारण के बावजूद सबको खाना प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि ये फ्रीबी का कल्चर जिसको बोलते हैं कि अब मतदाताओं को लुभाना है कि हम आपको इतना देंगे, उतना देंगे, उतना देंगे, ताकि आप उनको वोट दे सको। जहां तक खाना खाने की बात आती है, होना ही चाहिए। जहां तक शिक्षा की बात है, हम सब लोग उस आंदोलन का हिस्सा भी रहे हैं जहां पर हमने बोला था कि सबको शिक्षा, मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, समान शिक्षा मिलनी चाहिए। वो आंदोलन था कि समान शिक्षा मिलनी चाहिए, अमीरों को बहुत अच्छी एजुकेशन, गरीबों को क्यों मिलना चाहिए। तो शिक्षा हो गया। हेल्थ एक सबको मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि गरीब तो मर जाए और अमीर इलाज करते करते जिंदा हो जाए। हिंदुस्तान में हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं जो बहुत ही गरीबी में है, अपना इलाज भी नहीं करा सकते। तो इलाज की सुविधा तो होनी चाहिए, भारत सरकार को देनी चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट्स को देती हैं सारे के सारे। तो ये तो फ्रीबीज में मुझे लगता है कि नहीं आएगी। और उसके बाद चीजें शुरू हो जाती हैं, क्या क्या सुनने में आ रहा है आजकल की भाई, बिजली फ्री, पानी फ्री, बसों का किराया फ्री, मेट्रो का ये नेट, मेट्रो का लैपटॉप्स। लैपटॉप्स। हाँ हाँ, लैपटॉप्स को लेके थोड़ा मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसा होता है कि लैपटॉप दिए जाते हैं, जो ओबीसीज और एससी एसटी है उनको भारत सरकार की तरफ से या यूजीसी की तरफ से लैपटॉप दिए जाते हैं। वो ऐसा तबका है जो लैपटॉप ले नहीं सकता, ठीक है, और शिक्षा को लेने आया। जब शिक्षा की समानता की बात करते हैं, तो अगर आपने एक किसी को लैपटॉप दे दिया तो समझो आपने पूरे पूरे परिवार को एक एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एम्पावरमेंट दे दिया। जैसे महिलाओं को साइकिल दे दी बिहार के अंदर, और वो साइकिल से स्कूल जानी शुरू हो गई, सैकड़ों लाखों लड़कियां स्कूल साइकिल पे जानी शुरू हो गई। तो साइकिल फ्री नहीं है, वो सोशल जस्टिस का वो है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड वो है कि कब कौन सी चीज जो फ्री है वो सोशल जस्टिस की रिक्वायरमेंट है। और लेकिन अभी तो ऐसा कंपेटिटिवनेस हो गया है कि एक दूसरे से जोड़ लग गया है कि मैं 18,000 रुपये मंदिर के पुजारी को दूंगा, 18,000 रुपये मैं उसको दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। और इसका एक आर्थिक संकट भी भारत पे, क्योंकि देखिए सबसे पहले जरूरी है हमारी गरीबी दूर हो, उनको खाना मिले, उनको भोजन मिले, उनको सिर पे रहने के लिए छत मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको उनको मेडिकल मिले, मतलब उनकी चिकित्सा हो। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी फिर हम और आगे बढ़ सकते हैं। पर अभी मुझे लगता है कि वो प्राथमिकताएं हैं अभी ज्यादा कंपेटिटिव जो है, ये फ्रीबीज एक दूसरे से ज्यादा देने का वो है, ये मुझे 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 अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ सामाजिक न्याय हो, पर सामाजिक न्याय के ऊपर एक असमानता, एक असमानता नहीं, एक आर्थिक संकट में देश को डाला जाए। तो इसके बारे में थोड़ा मेरे को थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता है। पर जिनको जरूरत है उनको मिलना चाहिए। तो कानूनी तौर पे क्या इसको किसी कानून के तहत जो है वो रोका जा सकता है? और जैसे मान लीजिए कोर्ट में अभी दायर हुआ है, तो क्या कोर्ट के पास इस चीज के अधिकार है क्या? जो लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 का है, या इलेक्शन कमीशन जो है, क्या, हालांकि ग्रे एरिया है ये बड़ा, आई अंडरस्टैंड। पर बिल्कुल। मैं एक
I want to open a debate on this issue. The idea is not that we have a solution of this thing, पर इस कार्यक्रम के माध्यम से कम हमें एक तो हो गया मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक जो जनरल एक परसेप्शन बनता है, एक लोकमत बनता है, एक लोकमत का परिष्कार होता है। लेकिन दूसरा ये भी है कि क्या इसके कोई लीगल, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति क्या लीगली इसको एड्रेस कर सकता है अगर वो ये चाहता है कि ये फ्रीबीज पर लगाम लगे तो। वो बिल्कुल आपने सही बोला कि मुकदमा जो है दिल्ली हाई कोर्ट में भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 2022 में भी एक मुकदमा किया गया था, 2024 में भी एक मुकदमा किया गया, जिसमें बोला कि फ्रीबीज को करने से रोका जाए। और माननीय उच्च न्यायालय ने बोला है, उच्चतम न्यायालय ने, कि ये, उन्होंने बोला कि भाई ये बहुत विकट चीज है, क्योंकि हमें एसेंशियल वेलफेयर मेजर्स जो हैं, जो और जो गरीब गुरबों के लिए, मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए है, और पॉपुलिस्ट प्रोमिसेस, और इसके बारे में एक सामंजस्य बनना ही चाहिए। पर कोर्ट बार बार बोलती है कि ये पॉलिसी मैटर है, कि साइकिल देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, स्कूल की शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। हमें हमें याद है कि हम बचपन में एनडीएमसी के स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ हमारे स्कूल के अंदर हमें दोपहर को मीठा बंद मिलता था, फ्री मिलता था। हमारी शिक्षा बिल्कुल फ्री थी, 13 पैसे फीस होती थी, और 13 पैसे में आपको किताबें, कॉपियां, वर्दी, खाना, ये तब हो रहा था जब भारत बहुत गरीब देश था। बहुत गरीब देश था। तो हम सबने शिक्षा पाई है बहुत कम पैसे में। और मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ, उसकी फीस 100-200 रुपया, लॉ की फीस 1000-1500 रुपया। तो मतलब आप सोचें कि इतने कम पैसे में ये भारत के आम आदमी पढ़कर, हम आईआईटी के अंदर फीस जो है वो भी ऐसे ही हजारों में, लाखों में नहीं रही कभी भी, पहले तो बहुत ही कम थी। तो हमारी मुफ्त शिक्षा नहीं तो हिंदुस्तान की जो मेधा का डंका पूरी दुनिया में बजाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो इशू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन से उन्होंने पूछा है, कि भारत सरकार से भी पूछा है, इलेक्शन कमीशन से भी पूछा है कि आपका इसके बारे में क्या मत है, क्या हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं, क्या रेगुलेट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या भारतीय जो एक्सचेकर है, जो हमारा खजाना है, और कुछ मैकेनिज्म ना होने से कोई भी कुछ भी बोल देता है अभी। अब दिल्ली के चुनाव में देखो, कोई भी कुछ भी बोल रहा है। मतलब लगता है कि ये मजाक कर रहे हैं, ये सीरियस है। ये दोनों का मतलब, मजाक का, प्रतिबद्धता का, और निष्ठा का, ये सारों का अंतर समाप्त हो गया है। समझ नहीं आता कि कोई कौन सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित है, या कोई मजाक मजाक उड़ा रहा है इस पूरी व्यवस्था का। तो ये बड़ी विकट स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम करना नहीं चाहेंगे इसमें, हमने नोटिस तो इशू कर दिया। ये सरकार का मामला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई ऐसा कानून बनाएगी जिसमें वो, क्योंकि आप तय नहीं कर सकते। 1950 के अंदर जब पंजाब के अंदर अनाज की कमी थी, 50-60 के अंदर, तो सरकार ने बोला कि पंजाब के किसानों को बोला कि आप अनाज और चावल बनाओ, हम आपको मुफ्त बिजली, मुफ्त फर्टिलाइजर्स, सब कुछ देंगे, आप बनाओ। मेहनत से उन्होंने देश को भुखमरी से बाहर निकाल दिया। उस वक्त दिया गया जो फ्रीबी या सपोर्ट था, वो आज की डेट के अंदर अब एक दिक्कत। और उनको बोला कि अनाज ये हम खरीदेंगे इतने दाम पे, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, जो पूरा किसान आंदोलन चला, जो 50-60-70 की जरूरत थी, जो देश में सरवाइव करने के लिए, भुखमरी खत्म करने के लिए जरूरत थी, वो 10 साल 20 साल के बाद जो है एक एक अनावश्यक बनने लगा, बर्डन लगने लगा एक समाज के अलग अलग तबकों। क्योंकि अगर एमएसपी दिया जाता है, तो अगर ज्यादा पैसों पे सरकार अनाज खरीदेगी, तो जो 80 करोड़ लोगों को अनाज देना है वो ज्यादा पैसों में लगेगा, तो कम लोगों को मिलेगा। वो अनसस्टेनेबल मार्केट डिस्टॉर्शंस हैं ये, जो कि सस्टेन हाँ। नहीं हो सकती। और मैं जैसे आपके साथ एक आंकड़ा साझा करता हूँ और उसके साथ ही फिर हम लोग कॉन्वर्सेशंस को क्लोज करेंगे। कि दिल्ली में जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, क्योंकि दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं तो मैं इसलिए इस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो मैं उसका डेटा पढ़ रहा था, जो अभी इस साल का ताज़ा बजट, मतलब जो रिसेंटली पेश किया गया था, तो उसमें 29% कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुआ है पिछले साल के बनिस्बत दिल्ली में। और कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस होने का जो कारण है, कैपिटल एक्सपेंडिचर दर्शकों को मैं बता देता हूँ, मतलब जो मूलतः एसेट्स क्रिएट करने पे, यानी कि बड़े पुल हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पे, तो 29% जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर रहे हो, क्योंकि आपका जो एक बड़ा पोर्शन है वो सैलरी के ऊपर बेसिकली जाता है, और बाकी फ्री बीज जो आपने, फ्री बिजली, फ्री पानी जो है, क्योंकि कंपनियों को तो आपको पैसे देने पड़ेंगे ना। आई नो। कंज्यूमर वो जो पैसे नहीं दे रहा है जो है, तो वो आपको कंपनियों को देने पड़ेंगे। तो यस, यू राइट। कैपेक्स जो है वो रिड्यूस हो रहा है, जो कि एक बड़ा, और ये तब है जबकि दिल्ली के अंदर 11,000 से करोड़ रुपए से ज्यादा का जो बजट दिल्ली पुलिस का है,
वो केंद्र सरकार से आता है, और जो दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की पेंशन का बजट है वो भी केंद्र सरकार से आता है। तो उसके बावजूद अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति है, और ये यूनिक पोजीशन है दिल्ली की, तो कमोबेश फ्रीबीज पर डिबेट जो है वो हम आगे और भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि करेंगे। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के विषय में हमने कुछ मोटी मोटी जानकारी आपको दी। और अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नोटिफिकेशन चाहिए अगर आपको नए वीडियोस का, तो बेल आइकन जरूर दबाएं। अपने प्रश्न अगर आपके लिए कोई हैं किसी भी कानून के विषय में या किसी और विषय में भी, तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में साझा करें। और एक बार फिर से राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े विस्तार से, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े लेमेन्स लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, आपने डीमिस्टिफाई करके जो है ये जो कानूनी पेचीदगियां हैं जो है उसको जो है वो बताया। तो बहुत सरलताओं धन्यवाद। सरल सब कुछ सरल होना चाहिए ना, जो भी जी पेचीदगी से हो जाएगा वो विकट, जैसे भारतीय संदर्भों में जी। राजनीतिक पेचीदगी में अगर सब कुछ सरल हो जाएगा तो देश तो ये बहुत महान है, बहुत आगे था, बहुत आगे जाएगा। तो दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा को सुना। जल्दी मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।